अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मेरा नाम बासित रहमान है और इस वीडियो लेक्चर में हम इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो या तो डेट से फंड्स लेकर आती है या इक्विटी से। डेट कहाँ कहाँ से आ सकता है? डिबेंचर से आ सकता है, कोई बॉन्ड्स इशू करने से डेट से फाइनेंसिंग हो सकती है, या लोन लेकर फाइनेंसिंग हो सकती है। और शेयर्स कब इशू करती है? जब वो ओनरशिप राइट जनरल पब्लिक को दे रही होती है। तो इस तरह क्या होता है कि कंपनी के पास फंड्स चले जाते हैं पब्लिक से, जनरल पब्लिक उसके फंड्स जनरल पब्लिक उसको फंड्स प्रोवाइड कर देती है और इन रिटर्न कंपनी उनको शेयर्स देती है। शेयर्स देने से वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स बेसिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, कि कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास 1000 लेट से 1000 रुपीज़ कंपनी को चाहिए, फाइनेंस करना चाहती है 1000 रुपीज़। अब ये मैंने 1000 इसलिए लिखा है ताकि जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी हो जाए। इसको आप 1 मिलियन भी कर सकते हैं, 100 करोड़ भी कर सकते हैं, जो भी आप रकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। तो 1000 नीड मतलब कंपनी को ज़रूरत है फाइनेंस की 1000 रुपीज़ की, और 100 शेयर्स के जो 1000 हैं वो 100 शेयर्स इशू करके वो फाइनेंस करेगी। अच्छा, तो वैल्यू पर शेयर कैसे आ जाएगी कि 1000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो हमारे पास एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का हो गया। तो जो ये 1000 रुपीज़ है वो जो कंपनी है वो एकदम से नहीं लेती, बल्कि इसको हिस्सों में कुछ इंस्टॉलमेंट्स में लेती है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी आती है कि 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ एप्लीकेशन की मनी, फिर अलॉटमेंट हो जाती है 3 रुपीज़ पर, फिर फर्स्ट कॉल करती है कि रकम, पहली कॉल पर रकम मज़ीद भिजवानी पड़ती है शेयर होल्डर्स को, फिर सेकंड कॉल करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि 10 रुपीज़ जो कंपनी ने शेयर के बदले में लेने होते हैं वो 4 किस्तों में ले लेती है। पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अच्छा, एप्लीकेशन की दो एंट्रीज़ हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है टू शेयर एप्लीकेशन के। जितने भी इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम कंपनी के शेयर्स ख़रीदें, तो वो क्या करते हैं, कंपनी में शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट सेंड कर देते हैं। अभी देखें इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स 100 हैं और एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर जो है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इस कंपनी के बैंक अकाउंट में 200 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक हो गया। और ये किसके लिए होंगे? शेयर एप्लीकेशन के। 200 डेबिट हो जाएगा और 200 क्रेडिट भी हो जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन से ये पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल में, तो एप्लीकेशन का क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा वही 200 रुपीज़ से। फिर उसके बाद कंपनी कहेगी कि हमारे पास जो अलॉटमेंट की आपने रकम है वो भिजवानी है, तो वो मांगेगी कि 3 रुपीज़ पर शेयर जो है आप जो है हमें अलॉटमेंट की रकम दे दें। इससे वो क्या कर रही है, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट कर रही है और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट कर रही है, कि अभी ये मांग रही है, मतलब इसको अपना रिसीवेबल बना रही है। तो 300 डेबिट हो जाएंगे और 300 क्रेडिट हो जाएंगे कि शेयर कैपिटल के लिए मैं मांग रही हूँ, शेयर कैपिटल मेरा बढ़ जाएगा और साथ साथ शेयर अलॉटमेंट के पैसे मैं रिसीव करूँगी। फिर बैंक में जब पैसा आ जाएगा 300 का, तो डेबिट हो जाएगा और जो शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, कि रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगा, मतलब पेमेंट उन्होंने कर दी अगर, तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी यही सीन होगा कि फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल रिसीवेबल की तरह डेबिट हो जाएगा, और किस वजह से, कि शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 300 फर्स्ट कॉल की अमाउंट हो जाएगी और शेयर कैपिटल भी 300 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की तरह ये ट्रीट हो रहा है। फिर इधर क्या होगा कि उधर से फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कि बैंक में आ गए, तो 300 आ जाएंगे इधर भी। ठीक हो गया जी। फिर शेयर सेकंड कॉल डेबिट हो गया और 2 शेयर कैपिटल, वही एंट्री हुई है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का फ़र्क है। तो कितने, 2 रुपीज़ पर शेयर है, तो 100 शेयर्स हैं तो 200। ठीक हो गया, और 200 और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर मतलब अगर वो पैसे आ गए उधर से फर्स्ट सेकंड कॉल से, तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट। अभी अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है, शेयर कैपिटल का अकाउंट
क्रेडिट कितनी अमाउंट से हुआ है, देखिए 200 से हुआ है, प्लस हुआ 300 अलॉटमेंट के पैसे आ गए, प्लस फर्स्ट कॉल के पैसे 300, प्लस सेकंड कॉल के पैसे 200, तो ये टोटल मिलाकर 1000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल बढ़ गया, जो कि इस कंपनी की ज़रूरत थी, नीड करती थी फाइनेंस की। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास जब हम पार वैल्यू पर कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, और यदि जितनी हमने शेयर्स इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशंस आई और हमने शेयर्स भी वही इशू कर दिए। ठीक हो गया जी। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, बाज़ कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो लोग शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है वो प्रीमियम कहलाती है। इधर आप वही एग्जांपल देखें कि 1000 रुपीज़ फंड्स की ज़रूरत है कंपनी को और 100 शेयर्स हैं। ये फंड जो है 100 शेयर्स को इशू करके ये फंड्स जनरेट किए जाएंगे। तो एक शेयर की वैल्यू 10 है, लेकिन कंपनी को +2 मिल रहे हैं, मतलब ये 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो हैं ये प्रीमियम है। ठीक हो गया। तो ये प्रीमियम जो है वही 4 किस्तें जो हैं उसी में ही एडजस्ट होगी। तो देखें आपके पास थी कि 2 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन में मिल रहे थे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। फ़र्स्ट कॉल जो है थी 3 रुपीज़ की थी। अच्छा जी। तो इधर जो है अलॉटमेंट में आपको +2 आप प्रीमियम के भी ले रहे हो, तो और एंट्रीज बिल्कुल सिमिलर होंगी जो हमारे पास पहले हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये अमाउंट कहाँ से आई 5 रुपीज़, हालांकि ये तो 3 है, तो इसका मतलब यह है कि ये आई है टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज़ से, शेयर कैपिटल 3 रुपीज़ का बढ़ा है जो हमने अलॉटमेंट में मांगा है, प्लस शेयर प्रीमियम भी हम मांग रहे हैं 2 रुपीज़ की, जो कि हमारा फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदे की तरह ट्रीट हो रहा है। तो 3 + 2 5 हो गई, तो शेयर अलॉटमेंट के आप 5 रुपीज़ मांग रहे हो, जो कि डिवाइडेड हैं 3 शेयर कैपिटल में चला जाएगा और शेयर प्रीमियम में 2 रुपीज़ चले जाएंगे, और बैंक अकाउंट में दोबारा 5 आ जाएंगे जब शेयर अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएं आपको। तो आपने जो मांगे थे वो आपको मिल गए, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ आपके पास शेयर अलॉटमेंट से आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम जब हो तब आप ये एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कि जब कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करती है। ये इसमें याद रहे कि कंपनी जब पहली दफ़ा अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पर इशू नहीं करती। ठीक हो गया। क्योंकि पार वैल्यू से कम पर इशू करना जो है वो अलाउड नहीं है। तो कंपनी जब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है तो वो 2 सिचुएशंस में इशू करती है, या तो वो री इशू कर रही होगी अपने ही शेयर्स को जो पहले इशू किए हुए हैं उसको दोबारा इशू कर रही होगी, या एक मीटिंग हुई है जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जो है डिस्काउंट पर इशू करेंगे। तो एक ख़ास मीटिंग में अगर ये फैसला हो गया तब जो है कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है, लेकिन उसमें भी ये तय होता है कि डिस्काउंट रेट क्या होगा, और साथ ही साथ ये 2 महीने के अंदर अंदर करारदाद जो पास हुई है एक मीटिंग में के डिस्काउंट पर शेयर इशू करेंगे, तो वो उस करारदाद के 2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर का इशू हो जाना चाहिए डिस्काउंट पर। तो हमारे पास क्या होगा, एंट्री कैसे होगी कि 10 - 2 मतलब 10 वही अमाउंट हो गई कि पर वैल्यू, शेयर पर वैल्यू, कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 है, तो -2 कर दें, जो 2 है वो डिस्काउंट है। तो आपके पास देखें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अगर आप ये किस्तों में ही रिसीव कर रहे हो अमाउंट री इशू या अथोराइज में, अथोराइज बाय रेजोल्यूशन में, तो इस तरीके से आपकी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट में कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट के आप पैसे मांग रहे हो। ठीक है जी। कितने अमाउंट, 3 - 2 1 1 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स, तो ये 100 हो जाएगा। शेयर डिस्काउंट आपने 2 पर शेयर दिया है, एक शेयर पर 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 = 200, और शेयर कैपिटल आपका बढ़ गया 300 से। ठीक हो गया जी। ये उसी तरह की एंट्री है जो प्रीमियम में हमने किया है कि शेयर अलॉटमेंट जो है वो हमारे पास 300 + 200 हो गया था, 500 बन गई थी, लेकिन इधर क्या है 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट आपने वो पैसे रिसीव नहीं किए जो आपका 300 का क्लेम बनता था, लेकिन डिस्काउंट की वजह से वो क्लेम चला गया, 200 डिस्काउंट में चले गया और 100 आपने मांग रहे हो, तो बैंक में आपके आ जाएंगे 100 रुपीज़, और शेयर अलॉटमेंट से में आपके जो आपने मांगे थे वो आपको रिसीव हो गए। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट केस है हमारे पास इशू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, जितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी उससे ज़्यादा जब शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाएं, कि मिसाल के तौर पर 100 शेयर हमारी सिचुएशन में हम कंपनी इशू कर रही थी, लेकिन लेट्स से कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 500 की आ गई, तो 500 की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। कंपनी की जो शेयर्स हैं उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा आ गई हैं शेयर्स के लिए, कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं, कंपनी के पास शेयर्स कम हैं। तो आप एक रेशो को मालूम करोगे, एप्लीकेशन ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर। तो हमारे पास एप्लीकेशन 500 की आई हैं, अलॉटेड शेयर जो हैं वो 100 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास एक रेशो आ गया। ठीक है, ये रेशो क्या करेगा, मिसाल के तौर पर अगर असलम अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स तो उसको कितने मिलेंगे, 300 शेयर्स उसकी एप्लीकेशन की अमाउंट, ये वाली इसमें हम पुट कर रहे हैं 300 एप्लीकेशन डिवाइडेड बाय अलॉटेड हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू हमारे पास रेशो क्या है 5:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो 5 अलॉटेड मल्टी इज इक्वल टू 300, 300 वन 300, तो अलॉटेड शेयर्स कितने 300 डिवाइडेड बाय 5, 60 शेयर्स अलॉट होंगे असलम को अगर वो 300 के लिए अप्लाई कर रहा है। ये 5:1 के हिसाब से। अगर मिसाल के तौर पर एक दूसरा बंदा है वो आपके पास लेट्स से 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय अलॉटेड इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास किस तरह हो जाएगा, अलॉटेड 5 अलॉटेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 200 अलॉटेड इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 40 शेयर्स जो है इसको मिलेंगे। ये हमारे पास प्रो रेटा बेसिस इसको कहते हैं, कि इन प्रोपोर्शन के आपके पास जो है जितनी अप्लाई किया उस हिसाब से आप उनको जो है शेयर्स अलॉट करोगे। ये प्रो रेटा बेसिस के इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब इक्वलिटी को नज़र में रखते हुए हम ये सीन करते हैं कि जितने एप्लीकेशंस आती हैं उसका हम रेशो मालूम कर लेते हैं, फिर हम जितने भी बंदे होते हैं मिसाल के तौर पर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, वो शेयर जितने भी अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, हम उसको उस रेशो के मुताबिक मालूम करते हैं कि इसको कितने अलॉट करने चाहिए। इस तरीके को हम कहते हैं प्रो रेटा बेसिस। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स में अंडर सब्सक्रिप्शन, की कंपनी की बाज़-औक़ात ओवर वैल्यूएशन, कंपनी अपने शेयर्स की ओवर वैल्यूएशन कर ले या अपनी उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आती हैं वो लेस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 शेयर्स हमने इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन जो हैं वो 90 शेयर्स के लिए आ गए। ठीक है, एप्लीकेशन 90 शेयर्स के लिए आ गई। तो हमारे पास इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर है कि कंपनी जो है कैंसिल भी कर सकती है इस इशू को, ठीक है, या पोस्टपोन भी कर सकती है। ठीक है जी, अगर कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करती तो फिर वही जो 8 एंट्रीज हैं हमने जो पीछे पढ़ी हैं वही एंट्रीज जो है रिपीट हो जाएंगी, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से 90 शेयर्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर हमारे पास देखें 100 शेयर्स थे और 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी थी, तो हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, एप्लीकेशन क्रेडिट किया था। अगर इधर हमारे पास 90 शेयर्स के लिए आए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90, ये वही एंट्रीज जो हैं वो दोबारा रिपीट हो जाएंगी। आप दोबारा उस वीडियो को देख लें तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इस सूरत में होगा जब कंपनी कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करती। नेक्स्ट केस है हमारे पास इशू ऑफ शेयर में कॉल्स इन एरियर्स एंड शेयर फॉर फ्यूचर के। इसमें हमारे पास शेयर इशू हुए थे 1000 डिवाइडेड बाई 10 से 100 शेयर्स आ गए थे हमारे पास अमाउंट। तो हमने उस शेयर की जो अमाउंट है 10 रुपीज़ पर शेयर, वो हमने 4 किस्तों में रिसीव हो रही थी, 2 3 3 2। ठीक है जी, अभी वो मिसाल के तौर पर एक पर्सन है उसने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो लेट्स से कि हमारे पास जो पर्सन है वो उसने 20 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसने एप्लीकेशन की मनी प्लस अलॉटमेंट वाली मनी
वो जो है हमें दे दी, उसने क्लियर कर दी, लेकिन जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल वो देने में नाकाम रहा, तो इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कॉल्स इन एरियर्स? तो इधर देखें, 3 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉल पर डिमांड की है पर शेयर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 शेयर्स हैं इसके पास, तो हमारे पास 60 रुपीज़ इससे नहीं आए। ठीक है जी। मज़ीद ये कि 2 रुपीज़ हमने सेकंड कॉल पर कॉल किए पर शेयर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40, तो ये टोटल अमाउंट जो है 100 जो है वो कॉल्स इन एरियर्स आ गया। ठीक हो गया जी। रिसीव्ड अमाउंट कितनी होगी? टोटल को देख लें, 1000 हमने शेयर्स इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, जिसको हमें 1000 रुपीज़ हमें आने चाहिए थे, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स 100 रुपीज़ नहीं आए, तो इसका मतलब यह है इशू ऑफ शेयर्स में रिसीव्ड हो गए। ठीक है जी, रिसीव्ड हो गए। ये हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा 100, और रिसीव कितने हो जाएंगे? 90। तो इसका सेकंड क्या चीज़ है कि शेयर फॉर फीचर क्या होता है? शेयर फॉर फीचर ये मतलब होता है कि हमारे पास जब कंपनी शेयर के जो पैसे मिले होते हैं उसको जब्त कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं शेयर फॉर फीचर। मिसाल के तौर पर इस बंदे को कंपनी 2-3 वार्निंग्स देती है, और फिर पर अगर उसने फिर भी अपने एरियाज क्लियर नहीं किए, तो हम फिर ये एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल जो है वो 200 से कैसे 200 आया? 220 शेयर्स इसने डिमांड किए थे, एक शेयर की प्राइस 10 थी, तो 200, जिसमें हमारे पास इसके पास कॉल्स इन एरियर्स कितना है, ये हमने अभी मालूम किया था 100। ठीक हो गया जी। तो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हो जाएगा 100 का। ये क्या मतलब, ये क्या हुआ कि हमने इसका कैपिटल कम कर दिया 200 से। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या हो गई कि 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स मतलब ये जो रकम हमने मांगी है और उसने नहीं दी, तो वो हम कैंसिल हटा रहे हैं। डेबिट बैलेंस था ना कि अकाउंट रिसीवेबल में की तरह हमारे पास आ रहा था कि इससे हम पैसे लेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ये हमारे कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा कि जो पैसे इसको बैंक में मिले थे शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के वक्त, वो रकम जो कंपनी जो है इससे ज़ब्त कर लेगी, तो कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, कंपनी अपने फ़ायदे के अकाउंट में डाल देगी, और टू शेयर कैपिटल इसका कम हो जाएगा। तो ये एंट्री होंगी शेयर फॉर फ्यूचर के वक्त। अभी जो शेयर्स जो हैं वो हमारे कैंसिल हो गए, मतलब उस जिन शेयर्स का इशू कैंसिल हो गया, क्योंकि उन्होंने रकम वक्त पर अदा नहीं की हमारे वार्निंग्स देने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, उन शेयर्स को कंपनी दोबारा भी इशू कर सकती है, उसको कहते हैं री इशू। कि इशू ऑफ शेयर्स में अभी री इशू का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब कंपनी दोबारा अपने ही शेयर्स को दोबारा इशू करती है, तो क्या करती है, या तो कंपनी क्या कर सकती है कि जितनी भी पार वैल्यू है उस हिसाब से कंपनी शेयर्स को इशू कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा इससे, तो कंपनी के पास शेयर्स की रकम आ जाएगी। उस 20 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू है, तो 200 इस कंपनी के पास आ गए। ठीक हो गया। प्रीमियम के हिसाब से अगर आए, तो बैंक में हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 240, और ये 200 शेयर कैपिटल की वजह से आया, और 40 रुपीज़ शेयर प्रीमियम की वजह से आया। ठीक हो गया। ये कब हो सकता है? जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, री इशू करती है मोर देन इट्स वैल्यू। और कंपनी ये भी कर सकती है कि डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट के अकाउंट को भी हम इधर लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही री इशू के वक्त हमारा जो नुकसान हो रहा है, तो हम फॉर फ्यूचर का जो फ़ायदा हमने उठाया था इसी शेयर्स पर, जो कि कितना था, ये हमने जो फॉर फ्यूचर का पढ़ा कि 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, वो क्या होगा हमारे पास, उसी को से हम ये कम कर लेंगे जो हमने डिस्काउंट दिया, हमारा नुकसान जो हुआ, तो हमारे पास बैंक में आएंगे 160, 40 का हमने डिस्काउंट दे दिया, और टोटल मिलाकर शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास डिस्काउंट पर जब इशू होता है तो 160, 40 और 200, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर फीचर्स का जो फ़ायदा था उसी से हमने ये डिस्काउंट का जो नुकसान है फ़ायदे से ही दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास इशू ऑफ शेयर में री इशू का है।
का केस कि हमारे पास या तो पार वैल्यू के हिसाब से या प्रीमियम के हिसाब से या डिस्काउंट के हिसाब से कंपनी शेयर्स को दोबारा रीइशू कर सकती है, और वो किस तरह इसकी अकाउंटिंग एंट्री करती है वो भी हमने पढ़ ली। तो ये था हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स का कंप्लीट लेक्चर। मज़ीद इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।